Hello students, hello all of you. Myself Siddharth Singh. Welcome you all on this online platform of My Classroom जिसमें हम आज केमिस्ट्री के CUET के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने CUET के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन CUET में फ्रेम होते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है, कितनी नॉलेज हमें किसी भी एक चैप्टर के रिगार्डिंग होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चीज़ें आप लोगों ने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, मेजर पोर्शन आपका कवर अप हो गया होगा। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम देख लेते हैं कि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी हमारी है या नहीं है, किस हिसाब से अगर मुझे कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करने हैं तो मैं उस हिसाब से कर लूँ। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, जिसमें है कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर कैटायंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, जैसे हमारे पास A प्लस है, B माइनस है, A प्लस, B माइनस, तो यहां पर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस अवेलेबल होते हैं, ये जो बीच के खाली स्पेसेस हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, यहां जो कैटायन होता है वो कैटायन यहां से मूव करके चला जाता है इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हमसे पूछा हुआ था कि कौन से केस में जो कैटायंस हैं दैट आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, तो उसका आंसर आ जाएगा कि कैटायंस इंटरस्टिशियल स्पेसेस को फ्रैंकल डिफेक्ट में ऑक्यूपाई करते हैं। तो आंसर इज ए पार्ट, दैट इन फ्रैंकल डिफेक्ट कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। मतलब जिसने एनसीईआरटी से भी डिफेक्ट रीड किया हुआ है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, बस रीडिंग ही है मेरे पे, बस कि मेरे को पता है कि भाई शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन क्या मिस हो रहे हैं, कहाँ पे कौन अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल में चला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत ईजी होता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉलिड स्टेट के बाद अगला लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, उसका ये क्वेश्चन है। कहता है कि इफ टू लिक्विड्स A एंड B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट सम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, देन क्या होगा। ए बी की इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ए या बी लिक्विड जो इनिशियली थे मिक्सचर से पहले, मिक्सचर बनाने से पहले, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। और ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। देखो, अगर दो लिक्विड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना रहे हैं, दैट मींस जो एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे मिनिमम है एज कंपेयर टू एनी अदर कॉम्पोजिशन। तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम। ज्यादा वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में ऑब्जर्व्ड होता है। जब इंटरेक्शंस मिक्सचर के बाद वीकर हो जाती हैं तो पॉजिटिव डेविएशन आती है, मोर लिक्विड स्टेट को छोड़ के वो वेपर फेज में जाता है, ज्यादा वेपर प्रेशर लगता है एज कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट उस केस में मिनिमम आएगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप उन कंडीशंस में होता है जहां पर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मिलता है। एंड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में क्या है कि जो ए बी की इंटरेक्शन है वो वीकर है एज कंपेयर टू प्योर ए इंटरेक्शन एंड प्योर बी इंटरेक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा इस वाले केस में? आंसर ये डी पार्ट करेक्ट होगा, दैट ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी इंटरेक्शंस। तो लिक्विड सॉल्यूशन का एक अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लेकिन सोचने वाला क्वेश्चन है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट उस एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन पे मिनिमम है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो फिर उसको मैंने रिलेट करा दिया, ज्यादा वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन का केस जहां पर ए बी इंटरेक्शंस वीकर होनी चाहिए देन दोज ऑफ ए और बी इंटरेक्शन। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अ इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल।
देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करी जाए तो वो क्या क्या काम करता है। पहला है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ऑब्वियसली वर्ड आ गया इनर्ट, तो नहीं पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में, तो फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है इट प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन, खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता बट अपनी सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर या तो ऑक्सीडेशन होगा इन दी एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट पे रिडक्शन होगा, एंड इट प्रोवाइड सर्फेसेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, आपने जो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं उसी के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है, तो मतलब वो कंडक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं अपना सरफेस प्रोवाइड करके। अगला है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। ये स्टेटमेंट देखो गलत है, एक ही इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों नहीं हो रहा। रिडॉक्स मतलब आप यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की बात कर रहे हो, बट इसमें दोनों तो हो नहीं रहा है ना, रिडक्शन होगा या तो किसी एक इलेक्ट्रोड पे या ऑक्सीडेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज इनकरेक्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, केमिकल काइनेटिक्स। देखो सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, अगला क्वेश्चन आ गया काइनेटिक्स का। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस। ये सही बात है, रेट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ही है ना, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस करती चली जाएगी टाइम के साथ, ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन रिड्यूस होता चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज करती है तो रेट भी डिक्रीज करेगा। बाकी ये कह रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन सेम रहता है किसी भी इंस्टेंट पे, तो गलत है। रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ये भी गलत है, टेम्परेचर के बदलने के साथ रेट चेंजेस तो होते ही हैं। और रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, गलत है। कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो रेट तो स्लो हो जाएगा ना उस वाले केस में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम्स गेट्स कन्वर्टेड टू कोलॉइडल सॉल्यूशंस बाय कोआगुलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, डिफ्यूजन या पेप्टाइजेशन। देखो इसका करेक्ट आंसर है पेप्टाइजेशन। जब आपके पास कोई एक प्रेसिपिटेट होता है तो उसको कोलॉइडल सॉल्यूशंस में तोड़ने के लिए हम एक पेप्टाइजिंग एजेंट डाल देते हैं जो उसकी सरफेस पे एक स्पेसिफिक आयन को एक्युमुलेट कर देता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स जो कोलॉइडल रेंज में चले जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे मान लो ये FeOH होल थ्राइस का एक प्रेसिपिटेट है, हम इसके अंदर FeCl3 डालते हैं जिससे जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इसकी सरफेस पे जाके स्टिक हो जाते हैं और वो पॉजिटिव रिपेल करके इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स जो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं एंड अ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड प्रेसिपिटेट कन्वर्ट्स टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसी को हम पेप्टाइजेशन का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपने पढ़ी होगी, कॉपर और जिंक को इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है। जैसे आपने एक एग्जांपल ये 10th में भी पढ़ा जाता है, फिर 12th इलेक्ट्रो में भी हम इस चीज को पढ़ते हैं कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराई यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब एक हम साइड पे इम्प्योर कॉपर लेते हैं, एक साइड पे प्योर कॉपर लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, तो इम्प्योर कॉपर से कॉपर निकल के सॉल्यूशन के अंदर आता है ऑक्सीडेशन से, और ये जो कॉपर है ये प्योर इलेक्ट्रोड पे चला जाता है और वहां पे एक्युमुलेट होता चला जाता है, वहां डिपोजिट हो जाता है, तो इससे रिफाइनिंग होती है। तो कॉपर और जिंक को हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पर ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। देखो ये तो जब जनरली हम रिडॉक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम परऑक्सो एसिड्स के कुछ केसेस को अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं। बाकी इसको कैटेगराइज करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी मतलब आपने शायद वो केस पढ़ा हो कि अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर आप रेगुलर मेथड से निकालो और वो मैक्सिमम को एक्सीड कर जाए
जो पॉसिबल हो नहीं सकता। अगर किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और वो मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, अगर आप उसे सॉल्व कर रहे हो और मान लो +8 या +7 आ रहा है, तो मैक्सिमम को एक्सीड कर गया, मतलब उसमें परऑक्सी लिंकेज होगी। जैसे H2SO5 और H2S2O8 कैरोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड इनके एग्जाम्पल हैं जिसमें परऑक्सी लिंकेज होती है। S डबल बॉन्डो OH OOH, ये H2SO5 है जिसको हम कैरोज एसिड बोल रहे हैं, और HO S डबल बॉन्डो O S डबल बॉन्डो OH, ये होता है H2S2O8 जिसको हम मार्शल्स एसिड बोल रहे हैं। इसमें यहां पे देखो ये परऑक्सी लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है, ये परऑक्सी लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको पर ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। H2SO5 एंड H2S2O8 आर द एग्जांपल्स ऑफ पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको क्रोमियम +3 आयन की निकालनी है। देखो, अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं डिफाइन करूं, यहां पे जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1, वो 3d4 4s2 होता है, आपने पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए 3d5 4s1 आ जाता है। अब अगर मैं इसका क्रोमियम +3 डिफाइन कर रहा हूं, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और ये 3d3 में कन्वर्ट होगा। तो 3d में हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है n+2 का अंडर रूट, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 + 2, तो ये अंडर रूट में 15 इसके मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आ जाएगा। √15 बोर मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +3 आयन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3.87 के अराउंड आता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, उससे ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। बस आप उसके हिसाब से आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स देख लो, कम कर रहे हैं कितने, कम कर रहे हैं कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसको इस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो 2 कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, देखो अगर मैं आइसोमेरिक रिलेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर एक ऑप्शन में यही है आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म बाद में सोचेंगे कौन सा होगा, पहले आइसोमेरिज्म की कंडीशन समझ लो। आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो वो आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा। जैसे यहां पर अगर मैं इसका फॉर्मूला डिफाइन करूं COSO4NH3Br और यहां पर है Cl, तो Br और Cl मतलब इनके तो फॉर्मूले ही मैच नहीं कर रहे ना, और अगर फॉर्मूले मैच नहीं कर रहे तो आंसर नो आइसोमेरिज्म आएगा। बच्चे हड़बड़ी में गलती क्या करते हैं कि ये आयोनाइज करके यार Br- प्रोड्यूस करेगा, ये आयोनाइज करके यार Cl- प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये तो देख लो पहले कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नॉट सेम, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, इनमें कोई आइसोमेरिक रिलेशन नहीं है, दे आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो नो आइसोमेरिज्म, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज की बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं डेंसिटी को डिफाइन करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है, जितना ज्यादा हमारे पास मोलर मास है उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। जैसे अगर मैं बेंजीन की बात करूं, इसमें 1 क्लोरीन एटम बढ़ गया, इसमें 2 क्लोरीन एटम बढ़ गए, तो डेंसिटी इसकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी। मतलब सबसे कम डेंसिटी बेंजीन की होगी, फिर क्लोरोबेंजीन की होगी। अब ये 1,3 और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है जिसका फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है उसकी पैकिंग अच्छी होगी,
मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। लेकिन जब 1,3 है, दो ऐसे एक इधर लगा हुआ है, तो इसमें पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। इस रीजन की वजह से इसकी डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली कम आएगी। एंड आंसर इज फर्स्ट की डेंसिटी इस केस में मिनिमम, सेकंड पे बड़ी, थर्ड ज्यादा और फोर्थ मैक्सिमम डेंसिटी रखेगा। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है फिनोल इज लेस एसिडिक देन। देखो फिनोल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। फिनोल यहां पे है OH, जब ये H एज अ H+ आयन निकलेगा तो यहां इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा O-, और यहां से ये H+ रिमूव आउट हुआ। अब ये O- यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी में है। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस को अगर किसी ऑप्शन में मिलता है तो वो उससे मोर एसिडिक हो जाएगा। तो देखो अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और उसे नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। तो वो मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, मतलब फिनोल के कंपैरेटिवली मोर एसिडिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करता हूं तो यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 आ गया। तो ये बनने वाले कॉन्जुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है ये, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, मुझे ब्यूटेनोन बनाना है। ब्यूटेनोन मतलब यहां सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पे जाती तो एल्डिहाइड हो जाएगा अल, तो सेकंड पे ही डबल बॉन्ड रहा होगा, दोनों आइडेंटिकल है, ब्यूटेनोन आ गया ये। अब अगर मुझे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगाना है फ्रॉम अ एल्कोहल, तो सेकंड पोजीशन पे ही तो OH होना चाहिए, तभी तो इसके ऑक्सीडेशन से आप यहां पर डबल बॉन्ड लगा पाओगे इस वाले केस में। अगर OH की जगह, हाँ, अगर यहां पर ये OH की जगह डबल बॉन्ड O लेके आना है तो वो पॉसिबिलिटी कब होगी, जब सेकंड पोजीशन पे OH हो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे OH होगा तो यहां डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन जाएगा। तो पूछ रहा है किसके साथ ये पॉसिबिलिटी आएगी, तो आंसर है ब्यूटेन 2-ओल के साथ ये पॉसिबिलिटी आएगी और ये ब्यूटेनोन का फॉर्मेशन कर देगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन द चेन इज। देखो अगर मैं प्राइमरी अमीन्स और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की बात कर रहा हूं विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको याद होगी, उसमें C डबल बॉन्डो ग्रुप कम हो जाता है, हट जाता है, तो कार्बन रिड्यूस हो जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन से तो हेलोजन, हेलोबेंजीन, हेलोअरीन्स बनते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। रिएक्शन विद अमोनिया में कार्बन एटम इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अमोनिया से उसके साथ रिएक्शन करा के अमीन बनाओगे तो जरूरी थोड़ी है वो फर्स्ट अटैक पे रुकेगा, वो तो दोबारा अटैक करके सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन बना सकता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से कोई एक अमीन बनाते हो तो वो एक प्राइमरी अमीन बनाएगा अल्काइल हैलाइड के साथ उतने ही कार्बन एटम का। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपको याद होगी, इसमें थैलिक एनहाइड्राइड का सॉल्ट ले लेते हैं हम और इस पे हम ऐड करते हैं RX। तो जब ये इस पे अटैक करके इसको बाहर निकाल रहा है तो N के साथ R कनेक्ट होता है और हाइड्रोलिसिस के बाद ये R और ये NH2 यहां से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो जब प्राइमरी अमीन बन रहा है तो ये इतने ही कार्बन एटम का बनेगा, कार्बन एटम यहां पर बढ़ेंगे घटेंगे नहीं इस वाले केस में। तो बेस्ट मेथड कौन सा हो गया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इफेक्ट नहीं होते हैं, वो गैब्रियल थैलेमाइड हो गया, जिसमें आप अल्काइल हैलाइड से
प्राइमरी अमीन बना रहे हो और कार्बन एटम जितने इसके पास है उतने का ही बनेगा, इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आने की पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। तो ये अमीन्स चैप्टर का एक क्वेश्चन था। बस देखो वही रिएक्शंस है, बस उस रिएक्शन को उसने यूज कर लिया और उसकी लैंग्वेज को अदर तरीके से फ्रेम कर दिया। मुझे अगर रिएक्शन की नॉलेज है, पता है किसमें क्या होता है, किसमें कार्बन एटम घट जाते हैं, किसमें बढ़ जाते हैं, किससे वो बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, ये देखो स्टेटमेंट का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहां पर करेक्ट है, that some tranquilizers functions by inhibiting the enzymes which catalyze the degradation of noradrenaline। ये एनसीईआरटी की ही एक स्टेटमेंट है कि जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स जो कैटलाइज करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नोराडेरेलिन के। जैसे आप इसको जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये इसको इनहिबिट करते हैं, तो उसमें कुछ वो लिखे हुए हैं कि अगर ये कम, इनका अमाउंट कम हो जाता है तो डिप्रेशन और ज्यादा आने लगता है, और ये उन एंजाइम्स जो होते हैं ये इसके डिग्रेडेशन को और कम करते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं उन एंजाइम को जो इसका डिग्रेडेशन करा रहे होते हैं। तो जिसने एनसीईआरटी अगर रीड कर रखी है तो उसके लिए ये सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई ज्यादा उसको कंफ्यूजन होगी नहीं। इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन ही बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। देखो डीएनए में थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वेनिन होता है, यहां पे यूरेसिल दे रखा है, मतलब ये वो बेस हो गया विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, डीएनए में आरएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ग्वेनिन जो डीएनए में होता है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो यूरेसिल इसका आंसर हो गया, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। ग्रेफाइट को हम किस में क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो कंडक्टिंग सॉलिड। बिल्कुल, हम क्लास 10th में भी ग्रेफाइट को पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टिंग सॉलिड होता है। नेटवर्क सॉलिड, तो यस वो नेटवर्क सॉलिड होता है, उसमें कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग से एक नेटवर्क सॉलिड बनता है। कोवेलेंट सॉलिड, यस करेक्ट, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग का ये एक नेटवर्क तैयार हो रहा है। आयोनिक सॉलिड, ये गलत है, ग्रेफाइट के अंदर कोई एक आयोनिक सॉलिड कैटायन एनायन के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहां तो कार्बन एटम है जो फिर कनेक्ट होते चले जा रहे हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। फिर नेक्स्ट केस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डिक्रीजेस द डेंसिटी। देखो डेंसिटी कब डिक्रीज करेगी, जब एटम मिसिंग हो, आयन मिसिंग हो अपनी साइड से, वो निकल के चले जाए, तो स्पेस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम उतना ही रहेगा, एटम या आयन के जाने की वजह से मास कम होगा, तो डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में जो एटम्स होते हैं या फिर जो आयंस हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ के वहां से चले गए, तो उसका मास कम हुआ एंड हेंस डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी, आंसर हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट विल डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो ये सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो KH वैल्यू है आर्गन, CO2, HCHO, CH4 के लिए, वो हमें डिफाइन करके क्वेश्चन में दी गई हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी गैसेस में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम और किस में मिनिमम होगी, मतलब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज करना है। देखो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द KH वैल्यू। जिस गैस का KH मैक्सिमम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर मुझे गैस के KH वैल्यूज क्वेश्चन में डिफाइन किए गए हैं और मुझे डिफाइन करना है व्हाट विल बी दी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KH अरेंज कर लो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। जैसे मैक्सिमम KH 40.39 आर्गन का है तो मिनिमम सॉल्युबिलिटी आर्गन की होगी। फिर 1.67 CO2 का है तो अगले नंबर पे ये हमारे पास CO2 आ जाएगा। फिर अगले नंबर पे CH4 है 0.413 तो CH4
और CHO की KH वैल्यू सबसे कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी इन सभी केसेस में, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का हेनरीज लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट के अगर मुझे कंपैरिजन कराने हैं, मोलर कंसंट्रेशन यहां पे सेम है, हर कोई 1 मोलर का है, तो आप आई वेंट ऑफ फैक्टर से इसका कंपैरिजन करवा सकते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिसका आई वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा एलिवेट कर जाएगा उतना ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट हमें ऑब्जर्व होगा। तो बस इन सभी केसेस में आप लोग आई वेंट ऑफ फैक्टर को कंपेयर कराओ। जैसे इसके लिए मैं आई डिफाइन करूं 2, इसके लिए आई डिफाइन करूं 2, ये Na प्लस OH माइनस में टूटेगा 2 आयन, NH4 प्लस NO3 माइनस में टूटेगा 2 आयन, इसमें आएंगे 2 Na प्लस और SO4 2 माइनस, यहां पे आ जाएंगे 3 आयन, तो इसके लिए I3 और यहां पे इसके लिए भी I2। जिसके लिए आई वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वही इस केस में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। हायर द आई वेंट ऑफ फैक्टर, उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड हेंस जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट अगर ज्यादा कर रहा है तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का आंसर भी वही होगा। ये लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। देखो रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं जो अदर सब्सटेंसेस को रिड्यूस करके वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एंड हेंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्वेश्चन में ये जो हमें डाटा दे रखे हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल के हैं, क्योंकि ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे क्रोमियम +6 से +3 में गया रिडक्शन, ये 0 से -1 में गया रिडक्शन, +7 से +2 में गया रिडक्शन, और ये +3 से 0 में गया रिडक्शन है। तो इन रिडक्शंस में अगर मैं कंपेयर कराऊं तो हमारा आंसर तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से आना है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर कंपेयर कराना है। तो जब मैं किसी ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलता हूं, जैसे क्रोमियम +3 से क्रोमियम माइनस का 0.74 है और इसको मैं कन्वर्ट करता हूं इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैग्नीट्यूड में तो ये सेम रहता है बट साइन में बदल जाता है। जो माइनस का 0.74 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल था वो प्लस का 0.74 वोल्ट इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर है। अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो ये माइनस का 1.51, ये भी माइनस और ये भी माइनस की वैल्यूज आएंगी, तो प्लस की वैल्यू सबसे बड़ी इस क्रोमियम के लिए आ रही है। तो क्रोमियम इज द आंसर फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और सेल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है ये, जिसमें ये कहता है विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो अगर मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसका लेट्स से हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, तो अब मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट में तो कॉपर आयन का कॉम्बिनेशन रख दूंगा। एनोडिक कंपार्टमेंट में हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखते हैं जिसके E0 वैल्यू 0 होती है। तो जो सेल पोटेंशियल आएगा वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा डायरेक्टली टू दी कैथोडिक पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा कॉपर +2 कॉपर कॉम्बिनेशन का। तो मुझे एनोडिक कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेट करना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, अगर मैं एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करूं, प्लैटिनम / हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर हम 1 बार डिफाइन करते हैं,
H+ जिसकी मोलर कंसेंट्रेशन 1 मोलर होती है। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका सेल पोटेंशियल 0 होगा, तो जो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आएगा वो Copper+2 कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा और आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का निकाल पाओगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉपर आयंस के साथ हो वो उसका आंसर आएगा। बाकी के केस में भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो है बट स्टैंडर्ड कंडीशन ये प्रेशर और ये कंसंट्रेशन की फुलफिल होनी चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो फिर हम उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहां 0.5 मोलर है, इसीलिए अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है तो 0 वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड पे लेना पड़ेगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स का देखो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें हमें रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करना है कंसंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो अगर मैं यहां पे एक ऑप्शंस में डिफाइन करूं तो ये Br- और H+ का रिलेशन पूछ रहा है हर एक ऑप्शन में। तो मैं रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन कर सकता हूं इन दोनों के रिस्पेक्ट में कि ये बराबर होगा, देखो Br- की कंसंट्रेशन चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम और जो भी उसका कोफिशिएंट होता है उससे उसको डिवाइड करा देते हैं। और क्योंकि ये रिएक्टेंट है टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, उस डिक्रीज के लिए मैंने यहां माइनस साइन लगा दिया। ऐसे ही मैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं फॉर H+ आयन। H+ आयन की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ चेंज करेगी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट। तो H+ का कोफिशिएंट यहां पर 6 है, तो यहां मैंने 6 से डिवाइड कर दिया और ये भी रिएक्टेंट है तो यहां माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को रिलेट कराता हूं, 5 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br- विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 5/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा which is the C part, that the concentration of Br- changes 5/6 times the concentration of H+ ion change with respect to time। तो ये सिंपली जो हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं कि चेंज लिखो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट और माइनस और प्लस के साइन उसके डिक्रीज या इंक्रीज को जो वो रिप्रेजेंट करता है, उससे हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया केमिकल काइनेटिक्स का। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन द फॉलोइंग ग्राफ शोज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जिसमें इसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लॉट किया हुआ है। तो इसमें इन कर्व का ये जो हमारे पास कर्व्स बने हैं एट T टेम्परेचर एंड T+10 टेम्परेचर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस फ्रेम है और पूछा है इनमें से कौन सा इस ग्राफ के लिए सही है। जैसे ऑप्शन है एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एरिया अंडर द कर्व इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एरिया अंडर द कर्व डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्व ब्रॉडन्स एंड शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। इस ग्राफ में शोइंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो यहां पर अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये T टेम्परेचर पे बनाया गया एक कर्व है और ये T+10 टेम्परेचर पे, मतलब आपने 10 डिग्री का राइज दिया तो ये कर्व इस तरीके से बन गया। तो आपने देखा होगा कि ये कर्व यहां पर अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये पहले इस तरीके से T टेम्परेचर पे है, जब आपने उसके टेम्परेचर को T+10 किया है तो कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, कर्व ब्रॉड हुआ है और उसकी हाइट रिड्यूस हुई है। जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा है कर्व ब्रॉड हुआ है, हाइट डिक्रीज करी है। तो कह रहा है एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। फर्स्ट स्टेटमेंट को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
देखो एरिया अंडर द कर्व अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं तो जो ये आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लॉट कर रहे हो, एरिया अंडर द कर्व टोटल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं टोटल फ्रैक्शन की बात करूं तो टोटल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। आप अगर फ्रैक्शंस को सम अप कर दो तो सम ऑफ ऑल दी फ्रैक्शन 1 के बराबर ही तो आएगा। दैट मीन्स अगर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और एरिया अंडर द कर्व टोटल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो वो टी टेम्परेचर पे टोटल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा, और T+10 पे भी जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो टोटल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी तो 1 के बराबर ही होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी इस वाले केस में। रीजन यही है कि एरिया अंडर द कर्व यहां पर टोटल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, चाहे आप उसे टी टेम्परेचर पे यहां पे एरिया अंडर द कर्व देखोगे या T+10 पे। दैट इज वाई एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गैसियस स्टेट, ये एड्सॉर्प्शन का एक क्वेश्चन है कि एक ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शो लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस की अगर मैं बात करूं तो गैसियस स्टेट में इसको पढ़ा जाता है, जिसका एप्लीकेशन पार्ट सरफेस केमिस्ट्री के एड्सॉर्प्शन में किसी तरीके से इसको फ्रेम किया गया है। क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जैसे आपने गैसियस स्टेट में क्रिटिकल टेम्परेचर की एक तो डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इस टेम्परेचर के ऊपर आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो गैस का लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। और एक टर्म ये कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है TC, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जो अट्रैक्शन का फैक्टर होता है गैसेस के अंदर। वेंडरवॉल कांस्टेंट A है विच इज द फैक्टर ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। अब जितनी ज्यादा अट्रैक्शंस गैस मॉलिक्यूल्स में होगी उतना ही ज्यादा वो क्लोज आके एक सरफेस पे एड्सॉर्ब हो सकते हैं। मतलब आप डिफाइन कर सकते हो कि जो एड्सॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर भी होगा। दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, एंड इफ द क्रिटिकल टेम्परेचर इज लो देन एड्सॉर्प्शन विल बी लेस। जैसे मुझे इन गैसेस में कंपेयर कराना है कि किसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, सॉरी यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है लीस्ट एब्जॉर्प्शन, तो लीस्ट एब्जॉर्प्शन अगर पूछा है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जिसका मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व होगा। यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज में अगर आप कंपेयर कराओगे तो सबसे छोटी वैल्यू आपको H2 के लिए मिलेगी 33, जो आपको यहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन डिफाइंड है, तो इसका लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व होगा ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। तो लीस्ट एड्सॉर्प्शन का आंसर आ गया H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोलॉइडल सिस्टम हैविंग अ सॉलिड सब्सटेंस एज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड अ लिक्विड एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम इज क्लासिफाइड एज। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में एक कॉलम दे रखा है जिसके अंदर डिफाइन करे गए हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं, जिसमें हम डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम के डिफरेंट फेजेस को लेके, स्टेट्स को लेके उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर सॉलिड सब्सटेंस डिस्पर्स्ड फेज होता है और लिक्विड सब्सटेंस डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं उसको कैटेगराइज किया जाता है एज सोल। तो एनसीईआरटी के वो जो एग्जांपल्स जो कॉलम में दे रखे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, इस टाइप के जो कॉमन एग्जांपल्स फ्रेम किए गए हैं, उससे आप अगर वो टेबल याद रखो तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस में कैटेगराइज किया जाएगा। लेकिन जिसको वो टेबल याद नहीं है उसके लिए क्वेश्चन क्या ही है, फिर तो वो क्या ही कर पाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, उसको समझ ही नहीं आएगा सॉलिड सोल, इमल्जन, जेल सोल, ये क्या चीजें हैं। देखो नेक्स्ट है ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द रिएक्शन एट एनोड इज। देखो ब्राइन सॉल्यूशन मेनली हम किसको बोल रहे हैं, जो सैचुरेटेड NaCl इन वाटर का सॉल्यूशन होता है, दैट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब यहां पे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में एक्वा सॉल्यूशन में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो Cl माइनस एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जो Cl माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Cl2। बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ लगा दिया, Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, Cl बना और Cl एटम कंबाइन करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे हाफ लगाया हुआ है। तो अगर मैं एनोड पे ऑक्सीडेशन की बात करूं, जब ब्राइन सॉल्यूशन होता है तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए पार्ट, क्लोराइड आयन विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ये इसका आंसर है। 1.36 वोल्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, सेल पोटेंशियल ज्यादा भी है इस ऑक्सीडेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट Cl माइनस आयन विल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस Cl2 व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमन इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द बॉक्साइड ओर। सिंपल है, बॉक्साइड के अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो SiO2 की इंप्योरिटीज कंटेन करता है। वही मेटलर्जी के क्वेश्चन रीड आप करोगे, वहां पे बॉक्साइड की इंप्योरिटीज मेंशन है, SiO2 की इंप्योरिटीज बॉक्साइड ओर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आंसर हो गया। अगला पार्ट भी थोड़ा सा मेमोरी बेस ही क्वेश्चन है, चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इसमें से कौन सा कॉलम किसके करेक्ट कॉलम को असाइन कर सकते हो आप, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि सफायर, सेफ्रेलाइट, डिप्रेशन और कोरिंडम, ये इनमें से कौन से केस में मैच करेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक सुनी है, उसके अंदर हम डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं। किसी एक स्पेसिफिक टाइप के मेटल आयन को अगर हमें फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक से निकालना है और दूसरे को हम चाहते हैं सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाए, तो उसमें हम डिप्रेसेंट्स का यूज करते हैं। जो डिप्रेसेंट्स यूज होते हैं वो NaCN वाले डिप्रेसेंट्स यूज किए जाते हैं। कोरिंडम क्या होता है, तो कोरिंडम इज Al2O3। ये थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक बार मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ अगर कलर इशू आ रहा है तो। जैसे डिप्रेसेंट्स NaCN, इसको एज अ डिप्रेसेंट यूज किया जाता है कि ये किसी एक के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसी को उसके अंदर वाटर सॉल्युबल छोड़ देता है और एक ऊपर फ्रॉथ में चला जाता है। कोरिंडम हो गया हमारे पास Al2O3। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो सफायर और सेफ्रेलाइट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जैसे अगर मैं डिफाइन करूं तो वैसे तो चारों ऑप्शन हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हो। जैसे सफायर और सेफ्रेलाइट अगर मुझे नहीं पता है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से चलूं तो आंसर आ जाएगा। देखो कोरिंडम हमने जनरली सुना होता है Al2O3 को कहते हैं, डिप्रेसेंट्स भी हमने रीड किया होता है NaCN को। तो मतलब ये तो मेरे को क्लियर है कि जो C वाला है वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है और D वाला जो है वो फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। C सेकंड के साथ, D फर्स्ट के साथ। देखो ये गलत हो गया, ऐसे ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, क्योंकि जो C है वो सेकंड के साथ जाएगा। डिप्रेसेंट्स तो हमने बहुत कॉमनली पढ़े होते हैं, NaCN तो एग्जांपल NCERT में ही दे रखा है। फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक के अंदर ZNS के लिए उस चीज को जब जहां पे एक्सप्लेन करा है वहां पे NCERT में ये चीज मेंशन है। तो यहां से हमारा आंसर तो वैसे ही आ जाएगा कि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। बाकी ये फिर याद रखने वाली बात हमारे पास इस केस में आ जाएगी कि A3 दैट मीन्स जो सफायर है वो ये कोबाल्ट और सेफ्रेलाइट जो है वो यहां पर ZnS को करस्पॉन्ड करेगा। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। ये चीजें याद रखनी है, एक दो ऑप्शंस भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप करेक्ट आंसर की तरफ अप्रोच कर सकते हो। फिर अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है EH, वेयर E इज द एलिमेंट, बॉन्ड इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो एक सिंपल सी बात है, अगर एलिमेंट और H बॉन्ड वीक होगा तो वो आसानी से अपने H को आगे डोनेट करके उसका रिडक्शन करवा पाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वही तो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे। तो जहां पे एलिमेंट H बॉन्ड वीक है वो टूटेगा जल्दी, किसी और को H जल्दी देगा, उसका रिडक्शन जल्दी कराएगा, जो भी रिएक्शंस उसमें इन्वॉल्व होंगी फॉर इट्स रिडक्शन। तो इस केस के लिए आपको वीकर EH बॉन्ड चाहिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग सबसे वीकर ये SBH का बॉन्ड है। तो मैं यहां पे आंसर मार्क कर सकता हूं कि जो इन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो SBH3 होगा, ड्यू टू इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी यहां पर बॉन्ड तोड़ के फिर उसे आगे फर्दर किसी तरीके से रिडक्शन में इन्वॉल्व कराने के लिए।
फिर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड वी गेट NO बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो कितने मोल्स NO के प्रोड्यूस होंगे जब 2 मोल अमोनिया रिएक्ट करेगा? देखो, जब हम नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन की बात करते हैं इन द ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, तो वहां पर जो अमोनिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है इनटू NO एंड H2O, जिसमें अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस कराऊं तो यहां पर ये 4 5 4 6 आता है। रिएक्शन को आप देख लोगे, एनसीईआरटी में भी गिवन है, बैलेंस आप करा लोगे, तो यहां पे 4 5 4 6 इनके कोफिशिएंट आ गए। अब अगर मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज करूं तो मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइचियोमेट्री टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है कि इसका कोफिशिएंट 4 और इसका कोफिशिएंट 4 है, तो ये 4:4 की रेशियो, दैट इज 1:1 के मोल रेशियो में रिएक्ट करेंगे। 1:1 का मोल रेशियो होगा। दैट मीन्स कि अगर इसके 2 मोल्स आप यूज कर रहे हो तो कितने मोल्स ऑफ NO फॉर्म होंगे? तो आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। 1:1 की रेशियो में रिएक्शन है, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ अमोनिया से 2 मोल ही NO के बनेंगे, तभी इनका रेशियो लेके 1:1 आंसर आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया करेक्ट, दैट 2 मोल्स ऑफ NO गैस विल प्रोड्यूस by the reaction of 2 moles of ammonia on its oxidation। तो ये भी एक सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके और उस रिएक्शन को यूज करके, क्योंकि वो रिएक्शन भी याद होना मुझे उतना ही जरूरी है। रिएक्शन ही नहीं पता, मैं प्रोडक्ट नहीं डिफाइन कर सकता, बैलेंसिंग नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रुकेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, देखो जैसे आपने जब रेगुलर क्लासेस में, रेगुलर नोट्स में सुना होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम उनको कहते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स होंगे। तो अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर की बात करूं, ये हमारे पास BrO2 माइनस है और ये BrF2 प्लस है। जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन्स 35, ऑक्सीजन में 8, ऐसे 2 ऑक्सीजन है, एंड -1 का मतलब होता है कि आपने उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 35 + 16 + 1, तो ये हमारे पास 52 इलेक्ट्रॉन्स इस केस में BrO2 माइनस पे आएंगे। सिमिलरली ब्रोमीन के यहाँ पे 35, फ्लोरीन 9×2, और प्लस का मतलब होता है आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो -1 कर दिया। इसको सम अप करोगे तो भी आंसर 52 इलेक्ट्रॉन्स ही आएगा। तो ऐसी स्पीशीज जिसपे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स का। फिर नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है किस केस में हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व्ड होगी। देखो, जहां पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उतनी हाईएस्ट आपको मिलेगी। जैसे 3d7, 3d8, 3d5 और 3d2 में मुझे कैटेगराइज करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसकी हाईएस्ट ऑब्जर्व्ड होगी। तो इन केसेस के अंदर अगर मैं डिफाइन करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमें मिलेंगे वो 3d5 में मिलेंगे। 3d5 which carry 5 unpaired electron, 5 unpaired electron are present। अगर इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं दैट मींस इसकी हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। बाकी सभी केसेस में पेयरिंग की वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होंगे। यहां पे सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 3d5 के कंपैरेटिवली लेस आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एसोसिएटेड है अपनी स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्रोमियम +3 की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी? तो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है √of n+2 where n is the number of unpaired electron।
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए। जैसे क्रोमियम +3 की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1 होगी। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है और ये 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करता है। खैर हमें तो क्रोमियम +3 की रिक्वायरमेंट है, तो क्रोमियम +3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d3 4s0 आ जाएगी। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक यहां से 2 यहां से, तो ये 3d3 4s0 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। हमारे पास यहाँ 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 आएंगे और तीनों अनपेयर्ड होंगे, तो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसको। हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, तो 3 3 + 2 दैट इज √15 बोर मैग्नेटॉन, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। √15 3.87 के नियर होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का कि क्रोमियम +3 की मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 के बराबर होगी। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के आप मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4 MnF4, but highest oxidation state in oxide is +7 Mn2O7 because रीजन क्या है इसका? देखो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बट ऑक्सीजन कोवलेंट कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, और ऐसे केस में ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में कैपेबल होता है। मतलब मैंगनीज की सराउंडिंग में ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग में टेट्राहेड्रल सराउंडिंग में 4 आएंगे जो 7 बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएंगे, बट फ्लोरीन की बात करूं तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और फ्लोरीन 4 उसके सराउंडिंग टेट्राहेड्रल सराउंडिंग में आएंगे तो MnF4 तक जाएंगे, जिसकी वजह से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा विद दी फ्लोरीन एंड मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा विद दी ऑक्सीजन। तो मैं इसका अगर आंसर डिफाइन करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि in a covalent compound fluorine can form single bond only while oxygen can form double bond, जिस रीजन की वजह से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में कैपेबल है। तो ये इसका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट। Which of the following is the most stable species? देखो जहां पे चिलेशन हो जाता है वो उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। इन सभी केसेस में अगर मैं डिफाइन करूं तो जो ऑक्सिलेट आयन है वो यहां पर चिलेशन करने में कैपेबल है। रिंग फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पर, जिसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके रिंग फॉर्म कर लेंगे, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ड्यू टू दिस चिलेशन। जैसे Fe, ये इसकी ऑक्टाहेड्रल सराउंडिंग, ऑक्सिलेट आयन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं डाइडेंटेट लिगेंड, और ये जब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो इस तरीके से रिंग फॉर्मेशंस हो जाते हैं अराउंड दिस Fe। टेट्राहेड्रल सराउंडिंग में है ये आयरन, इसके सराउंडिंग में ये ऑक्सिलेट आयन चिलेशन इफेक्ट शो करते हैं जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड दिस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स की, तो आंसर आ जाएगा कि FeC2O4 3- इज द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज इन दिस केस। अगला पार्ट है, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6Cl3 एंड CrH2O5Cl Cl2.H2O। देखो इन दोनों में अगर मैं आइसोमेरिक रिलेशन की बात करूं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल के नंबर बदलने से जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज होता है हम उसको सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे यहां पर Cr फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में 0 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स है, यहां पर वाटर एज अ लिगेंड अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं,
बट सेकंड वाले केस में H2O एक पानी का मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आइसोमर्स को या इनके बीच में अगर मुझे आइसोमेरिक रिलेशन डिफाइन करना है तो इसको हम सिंपली सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का नाम दे सकते हैं। तो इन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आइसोमेरिक रिलेशन होगा वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का होगा इस वाले केस में। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जिस अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं दैट अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड दिस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग मतलब जितना ज्यादा लीनियर होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा। और अगर उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांच्ड मैनर में ग्रुप्स निकले हुए हैं, तो उस केस में सरफेस एरिया कम एंड हेंस अट्रैक्शंस कम होंगी। ये कह रहा है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा। तो देखो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग की अगर मैं बात करूं तो वो इस वाले केस में ऑब्जर्व हो रही है। थर्ड वाले में क्योंकि ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे मिनिमम होगा। फिर फर्स्ट वाले में ब्रांचिंग है, एक मिथाइल ग्रुप यहां ब्रांच्ड मैनर में, और सेकंड वाला वो लीनियरली है पूरा CH3 CH2 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 Br। और अगर लीनियर है नो ब्रांचिंग तो सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आएगा इस वाले केस में, क्वेश्चन नंबर 37। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो इथाइलिडीन क्लोराइड की अगर बात करी जाए तो ये होता है CH3 CH, यहां पे Cl और यहां पे Cl, CH3 CH Cl और Cl। अगर एक ही कार्बन पे ये दो हेलोजन कनेक्टेड होते हैं तो इनको जेमिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। और दो एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे मान लो यहां पे एक Cl और यहां पे एक Cl लगा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन पे ये Cl है तो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। जेमिनल को ही शॉर्ट में जेम डाइहैलाइड बोलते हैं, विसिनल को ही शॉर्ट में विसिनल को विस लिख देते हैं, डाइहैलाइड बोला जाता है। तो हमसे पूछा हुआ है इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जेम डाइहैलाइड का एक एग्जाम्पल है, मतलब एक ही कार्बन पे दो Cl कनेक्टेड होंगे, जेम डाइहैलाइड इसका केस हुआ इथाइलिडीन क्लोराइड का। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। कौन से केस में रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्मेशन करेंगे होंगे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बाय दी OH माइनस आयन। तो देखो एक बहुत सिंपल सा केस है, अगर कोई एक ऐसा कार्बन हो जिसके अलोंग हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं वो कायरल हो, SN1 पॉसिबिलिटीज हो, तो वहां पर बोथ साइड अटैक की वजह से, अबव द प्लेन अटैक की वजह से, बिलो द प्लेन अटैक की वजह से रेसिमाइजेशंस हो सकते। तो कायरल कार्बन होना जरूरी होना चाहिए, तभी हमारे पास रेसिमाइजेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। जैसे यहां पर फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो यहां H है, Br है, CH3 और C2H5, ये कायरल है। इस पे जब SN1 पॉसिबिलिटी इस केस में होगी, ये निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल जब इस पे OH माइनस आयन अटैक करेगा तो वो अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन आके कनेक्ट हो सकता है। तो इस वाले केस में अगर मैं पूछूं कि कौन से केस में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट केस होगा जिसमें रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटीज आएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है CH3 CH2OH, इथेनॉल को अगर इथेनल में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। रिएजेंट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, LiAlH4, KMnO4 एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
एक पीसीसी होता है और एक पीडीसी होता है। यहां पर ऑप्शन में पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डिफाइंड है। देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और LiAlH4 ये तो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये रिड्यूस करके हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हमें तो हाइड्रोजन रिमूव करके इसका ऑक्सीडेशन करवाना है इनटू एल्डिहाइड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें भी KMNO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऐसे प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करके ही मानेगा। अगर आपको किसी एल्डिहाइड से किसी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन तक रिएक्शन रोकनी है, एल्डिहाइड तक रोकनी है, तो आपको वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे इसका एग्जांपल पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। जैसे आप लोगों ने इसको ज्यादातर पीसीसी के नाम से सुना होगा क्वेश्चंस में, ये इसी की फुल फॉर्म है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोम। तो ट्रीटमेंट विद पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट विल रिजल्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल। इथेनॉल से इथेनॉल के लिए आप पीसीसी को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में मुझे अरेंज करना है, तो एक बार उसको समझते हैं कि कैसे आप उसको अरेंज कर सकते हो। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसमें मैं आपको भी बता रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रोपेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल एंड पेंटेन 1 ओल। देखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी वीकर इंटरेक्शंस होंगी और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। अब सरफेस एरिया डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है। मैंने क्या बोला? सरफेस एरिया ज्यादा, इंटरेक्शन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ब्रांचिंग होते ही सरफेस एरिया कम होता है, इंटरेक्शंस कम होती हैं और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा सरफेस एरिया किसका होगा? पेंटेन 1 ओल का। यहां देखो बहुत ज्यादा कार्बन एटम है इस वाले केस में, तो पेंटेन 1 ओल का तो इस वाले केस में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर मैं ब्यूटेन 1 ओल और ब्यूटेन 2 ओल का कंपैरिजन कराता हूं, तो ब्यूटेन 1 ओल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन 2 ओल से ज्यादा ही आएगा, बिकॉज इन केस ऑफ ब्यूटेन 1 ओल लीनियर मैनर में अरेंज्ड है और 2 ओल में सेकंड पोजीशन पे OH की ब्रांचिंग हो गई। मतलब ब्यूटेन 1 ओल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ब्यूटेन 2 ओल। और प्रोपेनोल, इसका तो सरफेस एरिया ही कम है, नंबर ऑफ एटम्स कम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन 1 ओल का, देन ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल तो पहले नहीं है, ब्यूटेन 1 ओल होगा। सबसे पहला है पेंटेन 1 ओल, फिर ब्यूटेन 1 ओल, फिर ब्यूटेन 2 ओल और प्रोपेन 1 ओल। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए पार्ट यहां पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा इस वाले केस में। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज फिनोल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिडिक एसिड। देखो, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली की बात करूं तो वो OH फंक्शनल ग्रुप जो एल्कोहल्स और फिनोल्स में होते हैं उससे ज्यादा ही एसिडिक होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम इसका कंपैरिजन करवाते हैं तो देखो, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो इस केस में होगी वो क्लोरो एसिटिक एसिड की होगी। एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है, इस पे Cl लग गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक हमारे पास फिनोल है और एक है इथेनॉल। देखना, जैसे देखो इस वाले केस में क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl लग गया है,
हम बात कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या काम होता है कि कोई भी H एज अ H प्लस आयन निकलता है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज मतलब H एज अ H प्लस आयन निकल गया तो जो बचा कॉन्जुगेट बेस उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या कोई अदर टाइप की स्टेबिलिटी या कुछ और। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला खेल चलता है कि यहां से जब H ऐसा H प्लस आयन निकलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा क्योंकि फिर से ऑक्सीजन पे ही माइनस आ रहा है। इसी की रीजन की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन लोगों से ज्यादा होती है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपने Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है तो वो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसको स्टेबलाइज करेगा कॉन्जुगेट बेस को, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम आएगी। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड और फिनोल और अल्कोहल में अगर मैं बात करूं इन फंक्शनल ग्रुप्स में, तो फिनोल में जो माइनस आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन अल्कोहल में CH3 CH2H, इथेनॉल में यहां तो वो ऐसी कोई रेजोनेंस हो नहीं रही, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरेटिवली वीकर होगी। तो हमारे पास ऑर्डर आ गया एसिडिक, क्लोरो एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर एसिडिक एसिड, फिर फिनोल, फिर इथेनॉल। तो ये इसका आंसर। क्लियर होगा सबको? बस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बनाओ और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो बस आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट, अच्छा एक रिएक्शन बेस्ड बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है CH3 CHO ग्रुप है, उसकी CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन कराई। ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसकी रिएक्शन हम CH3 MgBr के साथ करा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा, सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखो यहां पे माइनस है, फर्स्ट स्टेप में एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, तो ये बनेगा CH3 CH, ऊपर आ जाएगा O पे माइनस और नीचे आ जाएगा CH3। पहला काम ये हो गया हमारे पास, O पे माइनस और नीचे CH3 लग गया। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं तो दूसरा पार्ट, ये जो सेकेंड स्टेप में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो यहाँ मैं डायरेक्टली बना देता हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बना देता हूं। हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड जुड़ गया और फिर हाइड्रोलिसिस से आ गया OH, प्रोपेन 2-ओल बन गया। देखो इस वाले केस में प्रोपेन 2-ओल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो प्रोपेन 2-ओल बना है, जब आप इस पे H2SO4 हीट डालते हो तो ये डिहाइड्रेशन करवाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। OH और बीटा पोजीशन से H को एलिमिनेट करके एल्कीन बनाता है, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या करा है इसने, बीटा एक जगह से OH और उससे नेक्स्ट कनेक्टेड पोजीशन से H एलिमिनेट करके यहाँ पे एल्कीन बना दी, जिसको आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स रिएक्शन में पढ़ चुके होंगे। फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो OH ग्रुप होता है वो बाहर की साइड आके कनेक्ट होता है, या आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो जो OH ग्रुप जुड़ना है एल्कीन पे, वो एल्कीन के उस कार्बन पे कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कनेक्ट होगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी। ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं तो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में उसी पोजीशन पे OH ग्रुप आके कनेक्ट हो जाता है और बिना किसी रीअरेंजमेंट्स की रिएक्शन होती है। तो अब इसने पूछा है कि ये जो A बना है और ये जो C बना है इनमें क्या क्या रिलेशंस होंगे। इसको आप बोल सकते हो प्रोपेन 2-ओल, इसको आप बोल सकते हो प्रोपेन 1-ओल। प्रोपेन 1-ओल और प्रोपेन 2-ओल, पोजीशन का डिफरेंस आ गया, मेन चेन 3 कार्बन एटम की एक जगह 1 पे लगा, एक जगह 2 पे लगा है, तो अगर पोजीशन का डिफरेंस आ जाता है तो ऐसे आइसोमर्स को हम एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ गया, दैट दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। देखो वीकेस्ट बेस की अगर मैं बात करूं, वीक बेस कौन सा होगा, तो यहां पे देखो इसको अपना लोन पेयर किसी H+ को डोनेट करके एक H+ को एक्सेप्ट करना है।
अब खुद के पास लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे तो आगे भी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा और उसका बेसिक नेचर ज्यादा आएगा। देखो यहां पर क्या है कि जैसे नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी। यहां पे जो लोन पेयर है वो किसी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस का क्या केस हो जाएगा? रेजोनेंस की वजह से वो लोन पेयर वहां से चले गए, नाइट्रोजन पे कम अवेलेबल है तो आगे कम डोनेट करेंगे H प्लस को। इसीलिए रीजन की वजह से यहां पर एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 जो एनिलीन बेस है वो इन चारों में से सबसे वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस का आंसर आएगा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, तो रेजोनेंस बेसिस पे हमने इसका आंसर डिफाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमंग द गिवन सेट ऑफ रिएक्टेंट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मोर एप्रोप्रिएट होगा। देखो ये कह रहा है कि आपने 2 डिग्री RBr की रिएक्शन NH3 के साथ कराई। यहां पर दिक्कत ये होती है कि जब अमोनिया के साथ ये रिएक्शन होती है तो इसमें एक बार अमोनिया अटैक करके एक अमीन बनाता है और हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में वो फिर से दूसरे अल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देता है, या फिर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो वो अटैक इफेक्ट हो सकता है। मतलब आप यहां पे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्पेसिफिकली 2 डिग्री को ही रिजल्ट करेगा। दूसरा, 2 डिग्री अमीन का मतलब ये नहीं होता कि नाइट्रोजन पे एक ऐसा कार्बन लगा है जो फर्दर 2 डिग्री हो। 2 डिग्री अमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन के साथ 2 R वैलेंसी का प्रेजेंट होना। जैसे यहां पर इसने इसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसको इसके साथ जोड़ दोगे तो 2 डिग्री अमीन बनेगा। नाइट्रोजन पे स्पेसिफिकली ये 2 R ग्रुप जुड़ने चाहिए तब वो 2 डिग्री होगा। फिर ये कह रहा है 2 डिग्री RBr विद NaCN, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा H2PT से, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की डिग्री 2 डिग्री करके अमीन 2 डिग्री थोड़ी बनेगा। अगर अमीन को 2 डिग्री बनाना है तो नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे, जो इस केस में भी नहीं आएगा। लेकिन थर्ड पार्ट देखो, 1 डिग्री RNH2 है, इसकी रिएक्शन हमने RCHO के साथ कराई, RCHO। तो यहां पर मैकेनिज्म की डेप्थ में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, यहां पे अभी बस सिंपल सी एक बात समझ लो कि यहां पर क्या होता है कि ये जो H2 और ये O है ये यहां से एलिमिनेट होते हैं एंड इट फाइनली फॉर्म्स RN डबल बॉन्ड C H और ये R। फिर जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो ये बनेगा RNH C H2R। अब अगर मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं तो देखो जहां नाइट्रोजन है वो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, मतलब ये सेकेंडरी अमीन हो गया। पहले रिएक्शन क्या हुई, जो 1 डिग्री 2 RNH2 है, ये RNH2 एल्डिहाइड के साथ यहां से वाटर एलिमिनेट करके दोनों जुड़ जाते हैं। पूरा डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताया, नाइट्रोजन के लोन पेयर कैसे अटैक करते हैं, फिर क्या क्या रिएक्शन होती है, बस ये वाटर एलिमिनेट करके ऐसे डबल बॉन्डेड स्टेट में जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो यहां N और C पे एक एक H आके कनेक्ट हो जाएंगे और नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल वैलेंसी कनेक्ट हो गई, तो इसकी डिग्री आप क्या कैटेगराइज कर सकते हो, एज 2 डिग्री अमीन आप इसको बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 डिग्री अमीन। लास्ट ऑप्शन तो गैब्रियल थैलेमाइड है, उससे तो बनते ही प्राइमरी अमीन है बस, तो उससे भी आप 2 डिग्री अमीन के फॉर्मेशंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एनिलीन, फिनोल, एनिसोल और नाइट्रोबेंजीन। देखो अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, खींचने वाला ग्रुप लगा होगा, तो वो डायजो कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि उसके मैकेनिज्म में आप देखोगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पैरा पोजीशन से फिर N2Cl के साथ इंटरेक्ट करता है, उस पर अटैक करता है। तो अगर नाइट्रोबेंजीन जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो वो डायएजो कपलिंग रिएक्शन करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये बात आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि एजो कपलिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो ये एजो कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है
Dinucleotide is obtained by joining two nucleotides together by phosphodiester linkage. Between which carbon of pentose sugar of nucleotide are these linkage present? देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये भी लर्निंग बेसिस का क्वेश्चन है, जिसने एनसीईआरटी से ये सारी चीजें देख रखी हैं, डीएनए आरएनए क्या क्या लिंकेज होती हैं, कहाँ पे क्या होती हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, डीएनए आरएनए, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट में, अमाइड पेप्टाइड लिंकेज, ये सब आप एक बार एनसीईआरटी से भी देख लोगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाएगी। जैसे इसमें जो ये पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और ये जो कार्बन एटम की इनकी लिंकेजेस होती हैं, ये 5' और 3' इन पोजीशंस पे होती है। लर्न करने का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही बस रीड कर लो इन चैप्टर्स को। जो मैं हमेशा बात बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ना, 3 से 4 क्वेश्चन का लॉस होगा, मे भी ज्यादा, 1-2 क्वेश्चन और भी बढ़ सकते हैं, 1-2 कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये इतनी इजी चैप्टर है। जैसे मेटलर्जी आपने रीड कर लिया एनसीईआरटी से, आपने पॉलीमर्स रीड कर लिया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, ये सब चैप्टर्स आपने रीड कर लिए, तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी से भी पढ़ लो और वहां से डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो आप 4 से 5 ऊपर भी जा सकता है ये नंबर, इतने क्वेश्चन के बेनिफिट, 4 से 5 तो देखो क्वेश्चन रहते ही हैं, इतने क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से भी ये चीजें रीड कर लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर पॉलीमर का है कि हमारे पास कुछ पॉलीमर्स दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि उसमें लिंकेजेस कौन सी होती है। जैसे टेरेलिन, टेरेलिन क्या होता है तो आपने इसको पढ़ा होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेराथैलिक एसिड में जब वाटर एलिमिनेट होता है तो ये एक एस्टर लिंकेज से कनेक्ट होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल में OH है और कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH है। ये सब एनसीईआरटी में अगर आप देख लोगे तो यहां से वाटर एलिमिनेट करके एस्टर लिंकेज से कनेक्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O एस्टर लिंकेज से कनेक्ट होता है। मतलब यहां पे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि जो टेरेलिन है उसमें एस्टर लिंकेज होती है। नाइलॉन की बात करें तो नाइलॉन, जैसे नाइलॉन 6 होते हैं उसमें NH2 और वो C डबल बॉन्ड OH वाटर एलिमिनेट करके अमाइड लिंकेज से आके कनेक्ट होते हैं। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो नाइलॉन या कैप्रोलैक्टम से जब हम नाइलॉन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन सी लिंकेजेस हैं, अमाइड लिंकेजेस ही तो होती हैं। नाइलॉन 6 के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफाइन करूं तो इनके स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, स्टडी किए होंगे, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं सारे। बाकी सेल्यूलोज भी एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल में दे रखा है कि उसमें वो ऑक्सी लिंकेज से कार्बोहाइड्रेट यूनिट, ग्लूकोज यूनिट जुड़ती चली जाती हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं उसको। तो सेल्यूलोज के अंदर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। बाकी प्रोटीन, आरएनए, जैसे प्रोटीन की भी बात करें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थोड़े से स्किप हो गए हैं, मैं ऐसे ही मार्क कर देता हूँ। जैसे प्रोटीन में भी बात करें तो उसके अमीनो एसिड में जो पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज ही होती हैं, और जो ये आरएनए है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है। तो इस वाले केस में इसका आंसर फर्स्ट का B, सेकंड का C, नहीं सेकंड नाइलॉन से D है, ये ऑप्शन तो नहीं है। हो सकता है मे बी A और B में से ऑप्शन हो। आप तो बस बात समझ लो, कहानी समझ लो कि भाई तुम्हें अगर पॉलीमर पता है, उसके अंदर की इंटरेक्शंस कैसी हैं, कौन सी लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ये सब पता है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी है यार। एनसीईआरटी भी जिसको पता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। एनसीईआरटी मेरे सामने खुली हुई है, अगर मेरे को ये सारी चीजें मैं वहां से देख लूँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एस्टर लिंकेज का है, अमाइड लिंकेज का है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का है, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है। लेकिन जो लोग ये छोड़ के जाते हैं 4-5 चैप्टर, तो समझ ही नहीं आता क्यों छोड़ते हैं। आप अपने 5 से 6 क्वेश्चन का लॉस क्यों करवाना चाहते हो। और सिंपल सी चीजें हैं, बोर्ड्स के लिए हम चीजों को थोड़ा देखते हैं, उसमें थोड़ा सा चीजें और एक बार अच्छे से देख लें, कंपटीशन के साथ साथ उसको देख लें, ये सब हेल्प करेंगे आपको। हर पेपर में ये चैप्टर्स हेल्प करते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिशंस। देखो एंजाइम इनहिबिटर्स के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है। इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ये तो सही बात है, बिल्कुल इनहिबिट करता है। प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, यस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग ये तो रोकेगा। जनरली अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ इनहिबिटर एंड एन एंजाइम, नहीं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नहीं बनता है। जनरली तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन या वेंडरवॉल इंटरेक्शंस होती है जो इस इनहिबिशंस में हेल्प करती हैं। इनहिबिटर कैन बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, ये तो सही बात है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। तो अगर मैं नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिशन देखूं तो ये करेक्ट है।
जैसे इसमें इसने इसको डिफाइन कर दिया कि जनरली अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, लेकिन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक वैन डर वाल फोर्सेस टाइप की इंटरेक्शन से वो इसको इनहिबिट करता है, इफेक्ट करता है। तो ये इसका एक आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन वही जो अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा था कि जब हम ब्राइन में उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो Cl- जो होता है वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है। जो Cl- है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है और Cl2 की फॉर्म में निकलता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो कह रहा है उसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन में उसके कौन से इनमें से करेक्ट पॉइंट होंगे। तो कह रहा है डेल्टा जी नॉट फॉर द ओवरऑल सेल इज नेगेटिव, delta G naught for the overall cell is positive, E cell for the overall has a negative value, E naught of cell overall reaction has a positive value। देखो अगर मैं डेल्टा जी नॉट की अगर बात करूं यहां पे सिंपली, तो डेल्टा जी नॉट फॉर दी ओवरऑल रिएक्शन इसमें पॉजिटिव होता है। हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, मुझे वहां पे एनर्जी सप्लाई करके उसको कराना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। डेल्टा जी नॉट फॉर दी ओवरऑल रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो वही तो नॉन स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, डेल्टा जी नॉट ई नॉट ऑफ सेल से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो अब जैसे ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू की बात करूं, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा दैट डेल्टा जी नॉट फॉर दी ओवरऑल रिएक्शन इज पॉजिटिव। अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल की बात करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू एक्वायर करेगा, ई नॉट ऑफ सेल। ई ऑफ सेल के लिए कमेंट नहीं, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -NF, ई नॉट ऑफ सेल है, तो ई नॉट ऑफ सेल उसके लिए नेगेटिव होगा। यहाँ तो हमने ई ऑफ सेल लिखा है, इसके लिए भी मैं कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन, उसके लिए डेल्टा जी नॉट जो ओवरऑल सेल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस का एक और सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है सीयूईटी के पेपर का। क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, तो पेपर में एक बहुत बड़ा स्कोर करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। एनसीईआरटी की जो बातें मैं बोल रहा हूँ, इन चैप्टर्स को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो बिल्कुल करके जाओ। अदर चीजें भी हैं जो बेसिक पार्ट हम एनसीईआरटी से ग्रैब कर सकते हैं, कुछ चीजें और भी हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट। तो आप लोग चीजों को देखते रहो, पेपर से, इन क्वेश्चन पेपर से, इन क्वेश्चन डिस्कशन से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे मुझे उस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे सारी चीजों को लेके चलना है, क्या रिक्वायरमेंट है पेपर की। पेपर्स, इन क्वेश्चन से हमें यही तो पता चलता है कि यार मैंने अपनी एक स्टडी करी हुई है, वो जो पेपर मैं देने जा रहा हूँ उस पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चीजों को बहुत अच्छे से फुलफिल करना है। वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव चलेंगी। तो ऐसे ही हम बहुत सारे पेपर डिस्कस करते रहेंगे। जैसे ये पेपर एक और डिस्कस हो गया, पहले भी हम कुछ पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं, आगे और पेपर्स के साथ और अलग अलग सेशंस में आपसे मिलेंगे। तो बात करते हैं अगले पेपर्स की अगले सेशंस में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पेपर्स में, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देखो, आइडिया बनाओ। गुड बाय ऑल ऑफ यू।